कभी ये सोचा है कि हमारे आसपास जो इतने सारे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे हैं, क्या वो हमारी बातें सुनते होंगे? क्या उन्हें भी कभी दुख होता है या खुशी होती है? जैसे हमें चोट लगने पे दर्द होता है, क्या उन्हें भी होता होगा? वाह, ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है। बच्चों के मन में ना ऐसे ही अनोखे सवाल आते हैं। हाँ। और पता है सबसे कमाल की बात, एक बहुत ही बुद्धिमान भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। सच में? कौन थे वो? वेलकम टू किड्स जोन। अगला मिस मत करना। उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस और आज हम उन्हीं की जिंदगी की कहानी में गहरे उतरेंगे। अच्छा। हाँ, ये समझने के लिए कि कैसे उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है। ये कहानी किसी जादू की कहानी से कम नहीं है, सच में। उनका जन्म बहुत साल पहले 1858 में बंगाल में हुआ था। बंगाल में? हाँ, और बचपन से ही उन्हें अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने का बहुत शौक था। जैसे बाकी बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते थे ना, हाँ। वो घंटों बगीचे में बैठकर पेड़ पौधों, फूलों और कीड़े मकोड़ों को देखा करते थे। घंटों तक? क्या देखते थे वो इतनी देर? मतलब बोर नहीं होते थे? यही तो खास बात थी। वो सिर्फ देखते नहीं थे, वो सोचते थे, बहुत सोचते थे। अच्छा। जैसे वो देखते कि चींटियां कैसे एक लाइन में चलती हैं, कभी इधर उधर नहीं होती। हाँ, मैंने भी देखा है। हाँ, या फिर पत्तों के रंग कैसे बदलते हैं, कोई पत्ता गहरा हरा तो कोई हल्का पीला क्यों हो जाता है, ये सब सोचते थे वो। और वो सूरजमुखी वाली बात, मैंने सुना है उन्होंने देखा था कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की तरफ ही अपना चेहरा घुमा लेता है। हाँ, ये देखकर तो उनके मन में जरूर आया होगा कि ये फूल ऐसा क्यों करता है। क्या उसे पता है सूरज कहाँ है? बिल्कुल सही। यही छोटी छोटी चीजें उनके मन में बड़े बड़े सवाल जगाती थी। वो सोचते थे कि जरूर इन पेड़ पौधों में भी कोई बात है जो हमें पता नहीं। काश ये बोल पाते। सोचो, अगर पौधे बोल पाते तो वो क्या कहते? हाँ, क्या कहते? शायद बताते कि उन्हें धूप कैसी लग रही है या पानी चाहिए या नहीं, है ना? हाँ, या शायद वो बताते कि तितलियां उनके फूलों पर बैठकर कैसा महसूस करती हैं। कितना मजा आता। अच्छा, उनके पिताजी एक सरकारी अफसर थे। वो देखते थे कि उनके बेटे का मन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन पेड़ पौधों में भी बहुत लगता है। अच्छा। वो स्कूल गए, कॉलेज गए और फिर उनका सपना था कि वो विज्ञान पढ़ें, साइंस। हाँ, इसके लिए वो इंग्लैंड गए। शुरू में थोड़ी मुश्किलें तो आईं। बिल्कुल आई। एक तो उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ओह, और दूसरा उस जमाने में इंग्लैंड में भारत से गए लोगों को देखकर कुछ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका इरादा पक्का था कि उन्हें साइंस पढ़ना ही है और कुछ बनकर दिखाना है। वाह। उन्होंने खूब मेहनत की, सारी मुश्किलों का सामना किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके एक बहुत होशियार वैज्ञानिक बनकर ही लौटे। वाह, मान गई उनकी हिम्मत को। तो फिर इंग्लैंड से वापस आकर उन्होंने क्या किया? वैज्ञानिक बन गए? वो भारत वापस आए और एक कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। बच्चों को साइंस पढ़ाने लगे। लेकिन वो सिर्फ किताबी बातें नहीं पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अनोखा था, एकदम अलग। उन्होंने कुछ खास मशीनें बनाई थी अपने हाथों से। मशीनें खुद बनाई? हाँ, और वो अपनी क्लास में या जब लोगों को भाषण देते थे तो उन मशीनों से दिखाते थे कि पेड़ पौधे भी हिलते डुलते हैं, हरकत करते हैं। पेड़ पौधे हिलते हैं? पर हमें तो कभी नहीं दिखता, वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं। हाँ, वो इतनी धीरे धीरे हरकत करते हैं या इतनी छोटी हरकत करते हैं कि हमारी आंखें देख नहीं पाती, आसानी से नहीं। अच्छा। लेकिन बोस की मशीनें बहुत ताकतवर थीं। वो दिखाती थीं कि अगर किसी पौधे को जरा सा छुआ जाए या उस पे कोई केमिकल डाला जाए, हाँ, तो पौधे में भी एक हलचल होती है, वो भी जवाब देता है। बोलकर नहीं, उनकी मशीनें दिखाती थीं कि पौधे के अंदर भी बिजली की हल्की तरंगें दौड़ती हैं। बिजली पौधों में? सच में? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर में नसें काम करती है ना, कुछ वैसा ही। अरे, जब लोग ये देखते थे तो हैरान रह जाते थे। सब सोचते थे, अरे ये तो जिंदा है, इनमें भी जान है। ये तो सच में जादू है, जैसे किसी छुपे हुए दोस्त की आवाज सुन लेना। तो इसी तरह उन्होंने पता लगाया कि पौधों में जान होती है इन मशीनों से। बिल्कुल। इन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोगों से उन्होंने पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया कि पेड़ पौधे सिर्फ लकड़ी या पत्ते नहीं हैं, उनमें भी जीवन है, वो भी महसूस कर सकते हैं। ये उस जमाने के लिए बहुत बड़ी एकदम नई सोच थी। लोग यकीन ही नहीं कर पाते थे पहले तो। हाँ, यकीन करना मुश्किल तो है। और वो खास मशीन जिससे ये सब दिखता था, उसका नाम क्या था? कुछ क्रेस्कोग्राफ ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, क्रेस्कोग्राफ।
क्रेस्कोग्राफ। हाँ, ये उनकी सबसे कमाल की मशीन थी। क्रेस्कोग्राफ, हाँ। और ये क्या करती थी? ये इतनी खास क्यों थी? सोचो, एक नन्हा सा पौधा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हाँ। उसकी बढ़त को ये मशीन हजारों गुना बढ़ा करके दिखा सकती थी। क्या? हजारों गुना बड़ा? हाँ, जैसे चींटी को हाथी जितना बड़ा देखना। पत्ते की जरा सी हरकत भी पर्दे पर ऐसे दिखती थी जैसे कोई बड़ी चीज हिल रही हो। अरे बाप रे! इसी मशीन ने सबको दिखा दिया कि बोस जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हजारों गुना बड़ा? तब तो कोई भी देख सकता था कि पौधा बढ़ रहा है या हिल रहा है। ये तो कमाल का आविष्कार था। इसका मतलब आज जो हम अपने घर के पौधों को पानी देते हैं, उन्हें धूप में रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि बोस ने हमें समझाया कि वो भी हमारी तरह जिंदा हैं। हाँ, काफी हद तक। बिल्कुल। बोस ने हमें यही सिखाया कि प्रकृति की हर चीज, हर पेड़, हर पौधे का सम्मान करो, क्योंकि उनमें भी जीवन है। वो हमारे दोस्त जैसे हैं। हमारे दोस्त? ये कितनी अच्छी बात है। और दुनिया ने उनके इस काम को माना, उन्हें शाबाशी मिली, इनाम वगैरह। हाँ, बहुत। पहले तो कुछ लोगों ने यकीन नहीं किया, हंसी भी उड़ाई, लेकिन धीरे धीरे जब सबने उनके प्रयोग देखे तो सब मान गए। अच्छा। उन्हें बहुत सारे इनाम मिले और उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य, फेलो भी चुना गया। रॉयल सोसाइटी, ये क्या है? ये समझो कि दुनिया के सबसे बड़े और होशियार वैज्ञानिकों का एक बहुत पुराना और इज्जतदार क्लब है। ओह, वैज्ञानिकों का क्लब? हाँ, उस जमाने में किसी भारतीय वैज्ञानिक का उसका सदस्य बनना बहुत बड़ी, लगभग नामुमकिन सी बात थी। सच में? क्यों? वही, उस समय अंग्रेज सोचते थे कि भारतीय लोग साइंस में उतने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन बोस इतने काबिल थे कि उन्हें यह सम्मान मिला। ये भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात थी। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तो भारत का नाम रोशन कर दिया। और भारत में उनकी याद में क्या हुआ? उनकी याद में और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए कोलकाता शहर में एक बहुत बड़ा साइंस रिसर्च सेंटर खोला गया। कोलकाता में? हाँ, जिसका नाम रखा गया बोस इंस्टीट्यूट। बोस इंस्टीट्यूट उनके नाम पर? बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूट आज भी भारत में साइंस की रिसर्च का एक बहुत जरूरी सेंटर है, जहां वैज्ञानिक नई नई खोजें करते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने भारत में साइंस की रिसर्च के लिए एक मजबूत नींव रखी थी, समझो। मतलब उन्होंने न सिर्फ पौधों के राज खोले, बल्कि आने वाले वैज्ञानिकों के लिए रास्ता भी बनाया आगे बढ़ने के लिए। हाँ, बिल्कुल। आज भी जो वैज्ञानिक पेड़ पौधों, पर्यावरण और जीवन के रहस्यों पर काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बोस के दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमें चीजों को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत प्रेरणा मिलती है। अच्छा, उनके बारे में कुछ और भी मजेदार बातें हैं क्या? कुछ छुपी हुई बातें, सीक्रेट्स? हाँ है ना। एक और बहुत हैरान करने वाली बात है। क्या? हम सब जानते हैं कि रेडियो होता है ना, जिससे हम गाने सुनते हैं, खबरें सुनते हैं। हाँ हाँ। और टीवी भी बिना तार के चलता है, वायरलेस। ये सब रेडियो तरंगों या वायरलेस तरंगों से होता है। हाँ, वो तो पता है। तो मजेदार बात यह है कि जगदीश चंद्र बोस ने इन रेडियो तरंगों पर भी बहुत जरूरी प्रयोग किए थे, बहुत पहले। उन्होंने रेडियो तरंगों पर भी? हाँ, और पता है कब? एक इटालियन वैज्ञानिक थे, मार्कोनी। मार्कोनी, हाँ, उनका नाम सुना है रेडियो के साथ। हाँ, जिन्हें अक्सर रेडियो का आविष्कारक माना जाता है। उनसे भी पहले। क्या? मार्कोनी से भी पहले? फिर हम रेडियो के साथ बोस का नाम क्यों नहीं लेते? ये तो गड़बड़ है। इसकी एक बड़ी वजह थी बोस की अपनी सोच। बहुत अलग सोच थी उनकी। उन्होंने अपनी किसी भी खोज का पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट? ये क्या होता है? पेटेंट करवाने का मतलब होता है कि आप अपनी खोज पर अपना कानूनी हक जताते हो। हक? हाँ, कि ये मैंने खोजा है, मेरी इजाजत के बिना कोई और इससे इस्तेमाल नहीं कर सकता, या करेगा तो मुझे पैसे देगा। एक तरह से उसका मालिक बन जाना। ओ, तो बोस में रिसर्च क्यों नहीं किया? वो तो चाहते तो बहुत पैसे कमा सकते थे। रेडियो वाली खोज से तो पक्का। यही तो उनकी महानता थी। वो मानते थे कि ज्ञान यानी नॉलेज किसी एक की जागीर नहीं होती, वो सबके लिए होती है। सबके लिए? हाँ, वो चाहते थे कि उनकी खोजों का फायदा पूरी दुनिया को मिले, सभी वैज्ञानिक उस पर और काम कर सकें, उसे और बेहतर बना सकें। वो ज्ञान को बांटना चाहते थे, बेचना नहीं। अरे सोचो कितनी अच्छी सोच थी। जैसे हम अपने खिलौने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ना, हाँ, वैसा ही वो अपना ज्ञान सबके साथ शेयर करना चाहते थे। वाह, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। मतलब उन्होंने पैसे और नाम से ज्यादा ज्ञान को जरूरी समझा। हाँ, कितना अच्छा सोचा उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा। और वो जो बोस इंस्टीट्यूट उन्होंने कलकत्ता में बनवाया था, वो सिर्फ उनकी याद में नहीं बना,
वो भारत का पहला ऐसा आधुनिक रिसर्च सेंटर था जहां एकदम नए तरीके से साइंस पर काम शुरू हुआ। पहला भारत का? हाँ, उन्होंने भारत में साइंस की दुनिया में एक नई लहर ला दी थी। तो मतलब पौधों में जीवन की खोज, रेडियो तरंगों पर पहला काम, ज्ञान को सबके लिए खुला रखना और भारत में मॉडर्न साइंस रिसर्च की शुरुआत करना, ये सब अकेले जगदीश चंद्र बोस ने किया। वो तो सच में सुपर हीरो जैसे थे। हाँ, कह सकते हो। वो एक सच्चे वैज्ञानिक थे। उनके कुछ विचार भी बहुत सुंदर हैं। जैसे वो कहते थे, सच्चा वैज्ञानिक वही है जो प्रकृति की भाषा को समझे। प्रकृति की भाषा मतलब जैसे हम दोस्तों की बातें सुनकर उन्हें समझते हैं, वैसे ही प्रकृति को ध्यान से देखकर, सुनकर, महसूस करके उसे समझना, उसकी आवाज सुनना। अच्छा। और वो ये भी कहते थे, ज्ञान एक विशाल सागर की तरह है, हम तो बस उसकी एक बूंद ही खोज पाते हैं। मतलब कितना भी सीख लो, सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ बाकी रहता है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें सब पता है। बिल्कुल सही। और उनकी सबसे बड़ी सीख जो उन्होंने साबित की वो ये थी कि पौधे भी हमारी तरह जीवन जीते हैं। हाँ, ये बात शायद उनकी सबसे बड़ी देन है दुनिया को। इसी एक खोज ने बायोलॉजी यानी जीवन के विज्ञान को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो आज हमने जगदीश चंद्र बोस की कितनी कमाल की कहानी सुनी। एक ऐसा इंसान जिसने पेड़ पौधों को दोस्त बना लिया और हमें सिखाया कि वो सिर्फ हरे भरे नहीं है, वो जिंदा है, वो महसूस करते हैं। सही कहा। उनकी कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को, खासकर पेड़ पौधों को और ध्यान से देखने और उनका सम्मान करने के लिए कहती है। हाँ। अब जब कोई किसी फूल को देखेगा या किसी पेड़ के नीचे बैठेगा तो शायद उसे याद आएगा कि ये भी एक जिंदा साथी है, हमारा दोस्त। हाँ बिल्कुल। उनकी कहानी हर बच्चे को अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने और जवाब ढूंढने के लिए हिम्मत देती है। पूछो और ढूंढो। अच्छा, अब मेरे मन में वही पहला वाला सवाल फिर से घूम रहा है। कौन सा? वही, अगर पौधे सच में बोल पाते तो वो आज हमसे क्या कहते? वो हमें कौन कौन से सीक्रेट्स बताते? ये तो सोचने वाली बात है। बहुत मजेदार सवाल। हाँ। शायद वो बताते कि उन्हें कौन सा गाना सुनना पसंद है, या फिर वो शिकायत करते कि कोई उनके पत्ते क्यों तोड़ रहा है या फूल क्यों तोड़ रहा है बिना पूछे। ओह हाँ। या हो सकता है वो हमें बताते हैं कि जमीन के अंदर बाकी पेड़ों की जड़ों से उनकी कैसी दोस्ती है, क्या बातें करते हैं वो आपस में। अच्छा, जड़ों से दोस्ती। हाँ, शायद वो हमें मौसम के बदलने का पहला इशारा देते हैं या बता दें कि धरती को हमसे क्या चाहिए। उनके पास तो बताने को अनगिनत कहानियां होती। हाँ, ये सोचना भी कितना मजेदार है। काश हम उनकी भाषा समझ पाते। चलिए, इसी प्यारी सी सोच के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है सबको जगदीश चंद्र बोस की ये कहानी सुनकर बहुत मजा आया होगा। अब स्रोतों से ली गई है। हमारा उद्देश्य केवल शिक्षा है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गलत जानकारी देना नहीं।